हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 से रिलेटेड थी। आज की हमारी वीडियो है बीए फर्स्ट ईयर के चैप्टर 2 से रिलेटेड, यानी ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर 2 की वीडियो है। तो मतलब फर्स्ट वीडियो में यानी चैप्टर 1 की वीडियो में हमने ये बात की थी कि सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या, अर्थ क्या, अवधारणा क्या है और उसके स्वरूप क्या है। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, यानी समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है या फिर समाजशास्त्र की वास्तविक की प्रकृति क्या है। ठीक है, इन्हीं तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, स्पष्ट करें, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है अथवा नहीं, ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आपत्तियाँ लिखिए, या फिर समाजशास्त्र एक विज्ञान है स्पष्ट कीजिए और समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आपत्तियाँ लिखिए। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे एग्जाम के लिए स्किप मत करिएगा, इससे रिलेटेड नोट्स ज़रूर अपनी कॉपी में लिखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि समाजशास्त्र क्या होता है। तो समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के दो शब्द सोशियस प्लस लोगस से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। तो इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान है। शास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान अगस्त कॉम्टे को माना जाता है। अगस्त कॉम्टे ही समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। अब बात करते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में। तो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं, ये प्रश्न समाजशास्त्र की स्थिति या प्रकृति से संबंधित प्रश्न है। मतलब क्या कि इसका संबंध यह तथ्य पता लगाना है कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं। तो इसमें वैज्ञानिक पद्धति की कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं और ये विज्ञान है या नहीं, इसमें कौन सी ऐसी आपत्तियाँ हैं जिनके आधार पर इसे विज्ञान नहीं कहा जा सकता, इन सभी प्रश्नों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। तो समाजशास्त्र की प्रकृति यानी उत्पत्ति के बाद से ही समाजशास्त्रियों ने इसकी प्रकृति के विषय में मतभेद रहा, यानी विभिन्न जो समाजशास्त्री थे उनके बीच बहुत सारे मतभेद रहे हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। तो कुछ समाजशास्त्र इसकी प्रकृति को वैज्ञानिक मानते हैं तो कुछ अवैज्ञानिक मानते हैं। ये दोनों मत जानने के बाद ऐसा लगता है कि जिन विचारकों ने समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं माना है वे संभवतः विज्ञान को संकुचित रूप में ही जानते हैं या फिर विज्ञान को उन्होंने जाना ही नहीं है। इसके विपरीत जो समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में मानते हैं उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का अध्ययन उन्होंने वैज्ञानिक रूप से संभवतः किया होगा। तो इनके विचारों में मतलब कि जो समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं उनके विचारों में समाजशास्त्र भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र की तरह नहीं है। समाजशास्त्र मतलब उनका कहना है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध वो कौन कौन सी आपत्तियां हैं जो जताई जा रही हैं। शास्त्र को विज्ञान मानने में कई समाजशास्त्रियों ने अपनी आपत्तियां भी प्रकट की है, जो निम्न है। पहला, घटनाओं की जटिलता एवं परिवर्तनशीलता। तो सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं, इनका कोई रूप नहीं होता है। तो इन घटनाओं में जटिलता भी पाई जाती है क्योंकि समाज सदैव परिवर्तनशील रहता है, सदैव बदलता रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में हर क्षेत्र में जैसे जैसे अपडेट आता रहता है वैसे समाज भी परिवर्तनशील रहता है। अतः इनका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। मतलब कि इन जो वैज्ञानिक मानते हैं कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है या समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है, तो वो उनका कहना है क्या कि समाज घटनाओं की जटिलता एवं परिवर्तनशीलता, यानी समाज में जो घटनाएं हो रही हैं उनकी जटिलता और परिवर्तनशीलता के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है क्योंकि समाज निरंतर परिवर्तनशील है। तो वो कह रहे हैं कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक पद्धति मानने में ये सबसे बड़ी आपत्ति उन्होंने अपनी जताई। नेक्स्ट है निष्पक्षता का अभाव। तो निष्पक्षता या फिर वस्तुनिष्ठता, तो किसी भी शास्त्र को वैज्ञानिक होने के लिए यह आवश्यक होता है कि उसमें वस्तुनिष्ठता हो। तो मतलब कि वस्तुनिष्ठ यानी स्पष्ट रूप से हम बता सके या फिर स्पष्ट हो कोई चीज़। तो समाज में क्या होता है कि इसका अभाव दिखाई पड़ता है कि कोई चीज़ भी स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है घटनाओं के माप में कठिनाई।
तो जो वैज्ञानिक इसे मतलब जो समाजशास्त्री इसे विज्ञान मानने से इनकार कर रहे हैं, उन्होंने नेक्स्ट आपत्ति क्या जाता है कि घटनाओं की माप में कठिनाई होती है, यानी सामाजिक घटनाओं की प्रकृति अमूर्त होती है, उसका कोई रूप नहीं है, वे गुणात्मक होती हैं, तो जिसके कारण उनकी माप भी नहीं की जा सकती, मात्रात्मक होती तो उनकी माप भी की जा सकती। तो उनका कहना है कि समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में नहीं स्वीकारा जा सकता। नेक्स्ट है प्रयोगशाला का अभाव। तो जो समाजशास्त्री कहते हैं कि समाजशास्त्र में कोई भी निष्कर्ष अनुमान द्वारा निकाले जाते हैं, यानी समाज में जो भी चीज़ें होती है उसे अनुमान के द्वारा ही निकाला जाता है, इसके लिए उनको किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि कोई भी वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रयोगशाला के बिना नहीं निकाला जा सकता। अनुमान द्वारा निकाले गए निष्कर्ष कई बार गलत भी साबित हो जाते हैं। जबकि प्रयोगशाला में सदैव सही निष्कर्ष प्राप्त होता है, तो समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता। मतलब कि ये वैज्ञानिक मानते हैं कि समाज में प्रयोगशाला का अभाव है। जो समाज में समस्याएं घटित हो रही हैं उनका क्या है, उनको किसी प्रयोगशाला में नहीं, मतलब कि उसका विशिष्टीकरण नहीं किया जा सकता। समाज में जो घटनाएं होती हैं उनको हम अनुमान के रूप में ही कहते हैं, और जो अनुमान के रूप में निष्कर्ष निकालते हैं वो कई बार गलत भी होते हैं। तो ये थी कुछ आपत्तियां जो समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार किया और अस्वीकार किया, कि उन्होंने कहा कि घटनाओं की जटिलता है, परिवर्तनशीलता है, निष्पक्षता का अभाव है, घटनाओं के माप में कठिनाई है क्योंकि सामाजिक घटनाएं मात्रात्मक नहीं गुणात्मक होती, प्रयोगशाला का अभाव है। तो ये सभी आपत्तियां जताई गई। नेक्स्ट है समाजशास्त्र विज्ञान है अथवा नहीं। यानी अब हम बात करेंगे कि समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है या फिर नहीं है। तो समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं, इस संदर्भ में यह जानना अति आवश्यक है कि विज्ञान से हम क्या समझते हैं। तो वस्तुतः विज्ञान एक दृष्टिकोण है, ये कोई प्रक्रिया नहीं है, अपितु एक दृष्टिकोण है। किसी समस्या, परिस्थिति, तथ्य को सुव्यवस्थित तरीके से समझने के प्रयास को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कह सकते हैं। तो इस बात से ये स्पष्ट होता है कि विज्ञान अपने आप में एक विषय वस्तु नहीं बल्कि समझने या विश्लेषण की एक विधि है। ठीक है, अब समाजशास्त्र एक विज्ञान है या नहीं, इस संबंध में सभी जो समाजशास्त्री उन्होंने अपने विचार दिए। तो जिनमें सबसे प्रमुख बर्नार्ड है। बर्नार्ड ने विज्ञान को परिभाषित करते हुए 6 प्रक्रिया का उल्लेख किया। उन्होंने विज्ञान को परिभाषित करते हुए 6 प्रक्रियाएं बताई हैं, जिसमें परीक्षा, सत्यापन, परिभाषा, वर्गीकरण, संगठन और अभिविन्यास बताया है। तो इस प्रक्रिया में भविष्यवाणी करना और व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग सम्मिलित है। बर्नार्ड द्वारा दी गई इस प्रक्रिया से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि वैज्ञानिकता का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय वस्तु से। नेक्स्ट है लुंडबर्ग के अनुसार। तो लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग में लाने के लिए निम्न चरणों से गुजरना होता है बताया। मतलब लुंडबर्ग के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति को उपयोग में लाने के लिए विभिन्न चरण होते हैं जो वैज्ञानिक पद्धति में अपनाए जाते हैं, जिनमें इन्होंने 8 तरह के चरण बताए हैं। पहला समस्या का चुनाव, दूसरा अवलोकन करना, तीसरा विश्लेषण करना, जांच या परीक्षण करना, उपकल्पना का निर्माण करना, वर्गीकरण एवं निरूपण करना, सामान्यीकरण और भविष्यवाणी। तो इन सभी के बारे में जो भी किया जाता है, जो भी परिकल्पना या फिर जो भी प्रोसेस अपनाया जाता है, उन सभी का संबंध वैज्ञानिक प्रवृत्ति से होता है। यदि इस समस्या के चुनाव के बारे में बात करें तो अब हमें किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो सबसे पहले हमें टॉपिक का चुनाव करना होगा कि किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी। तो उसी तरह समाज में घटित हो रही समस्याओं, समाज में बहुत सारी समस्या घटित हो रही, तो हमें स्पेसिफिक रूप से एक समस्या को चुनाव करना पड़ता है कि हमें किस समस्या के बारे में निष्कर्ष निकालना है। तो सर्वप्रथम स्टेप क्या है, समस्या का चुनाव। हमें सबसे पहले प्रॉब्लम ढूंढनी है कि मेन किस प्रॉब्लम पे हमें वर्क करना है या फिर कार्य करना है। तो सबसे पहले समस्या का चुनाव। नेक्स्ट स्टेप है अवलोकन करना। तो विज्ञान में अवलोकन का बहुत अधिक महत्व है। विज्ञान अवलोकन से आरंभ होता है और उसकी पुष्टि के लिए उसे अवलोकन पर ही आना पड़ता है। यानी विज्ञान अवलोकन से ही शुरू होता है और इसका जो रिजल्ट निकलता है उसे भी अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। तो समस्या, जब हम किसी समस्या का सिलेक्ट कर लेते हैं तब उसका अवलोकन करते हैं, तब उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं कि आखिर समस्या कहाँ से घटित हुई, मेन समस्या का प्रॉब्लम क्या है, कारण क्या है। नेक्स्ट स्टेप है विश्लेषण एवं व्याख्या करना, जांच या परीक्षण करना।
तो अवलोकन के माध्यम से जो प्राप्त तथ्य होते हैं उनकी सत्यता की परीक्षा की जाती है, उन्हें पहले विश्लेषित और व्याख्यात किया जाता है। मतलब जो अवलोकन करके समस्या के बारे में जो भी तथ्य निकलते हैं उनके बारे में सबसे पहले विश्लेषण की जाती है उनकी, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या की जाती है, उसके पश्चात जाँच या परीक्षण किया जाता है। यानी प्राप्त तथ्यों या निष्कर्षों की प्रामाणिकता का पता लगाया जाता है और विभिन्न तथ्यों को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत या फिर विश्लेषित भी किया जाता है। नेक्स्ट है उपकल्पना का निर्माण। तो देखिए, किसी भी समस्या के बारे में वर्क करने के लिए सबसे पहले हमें उपकल्पना का निर्माण करना होता है कि हम किस उपकल्पना या फिर परिकल्पना के द्वारा अपने समस्या के समाधान के लिए वर्क करेंगे। चाहे वर्गीकरण एवं निरूपण। तो जांच या परीक्षण करने के बाद अब देखिए, हमने समस्या का चुनाव कर लिया कि हमें किस समस्या पे वर्क करना है। अवलोकन यानी समस्या क्या है उसका ऑब्जर्वेशन भी कर लिया, उसे विश्लेषित और व्याख्यात भी कर लिया कि किन किन मतलब कि पोर्शन में हमें डिवाइड करना है और किस किस तरह से इनके समाधान के लिए हमें वर्क करना है। जांच और जो उससे मतलब तथ्य हमें प्राप्त हो उसका हमने जांच और परीक्षण भी कर लिया कि बेसिकली क्या परिणाम निकलना है, और उपकल्पना का निर्माण भी कर लिया कि किस उपकल्पना का यूज़ करके हम असली मतलब रियल निष्कर्ष तक पहुंच सकेंगे। उसके पश्चात किया जाता है वर्गीकरण और निरूपण। जब उपकल्पना का निर्माण हो जाता है तो जो जांच और परीक्षा करके जो तथ्य निकलते हैं उनका सबसे पहले वर्गीकरण और निरूपण किया जाता है, उसके पश्चात उनका सामान्यीकरण किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत तथ्यों के आधार पर किसी समान नियम को जानने की चेष्टा की जाती है और कुछ इकाइयों के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष को समग्र पर लागू भी किया जाता है, यानी सामान्य रूप से सब पर लागू कर दिया जाता है। नेक्स्ट है भविष्यवाणी। तो वैज्ञानिक अध्ययन में भविष्य की घटनाओं का सफलतापूर्वक अनुमान लगाया जाता है और वैज्ञानिक अध्ययन में जो तथ्य हमारे हाथ लगते हैं उनके आधार पर ये अनुमान लगाते हैं कि किन किन स्थितियों में आमुख घटना घट सकती है। ठीक है, तो इन सभी का जो हमने विश्लेषण, निरूपण, वर्गीकरण जो भी किया वो सभी वैज्ञानिक प्रवृत्ति के तहत किया। यानी जो भी अध्ययनकर्ता जब किसी भी समस्या के संबंध में अध्ययन करता है तो अध्ययनकर्ता की प्रवृत्ति भी वैज्ञानिक होनी चाहिए। वो वैज्ञानिक प्रवृत्ति के तहत ही समस्या का समाधान कर सकता है। कम से कम समाज विज्ञान में ये तत्व महत्वपूर्ण हो जाता है और अधिकांश स्थिति में ये देखा जाता है कि अध्ययनकर्ता अपनी तटस्थता नहीं रख पाता और अपने जो पूर्व अनुमान या पूर्वग्रह से प्रभावित होता भी रहता है। तो वैज्ञानिक शोध में अध्ययनकर्ता के व्यक्तित्व का बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए जब अध्ययनकर्ता की प्रवृत्ति वैज्ञानिक होगी तो वो ज़्यादा उचित तरह से सही निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमें समस्या का चुनाव करना पड़ता है, उसके बाद अवलोकन करना पड़ता है, उसके बाद विश्लेषण और व्याख्या की जाती है, उसके पश्चात जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसका जांच और परीक्षण किया जाता है, उसके पश्चात उपकल्पना निर्माण की जाती है कि जो तथ्य प्राप्त हुए हैं किस उपकल्पना के आधार पर हम सही निष्कर्ष तक, सही रिजल्ट तक पहुँच सके। फिर उनका वर्गीकरण और निरूपण किया जाता है। फिर उस जो तथ्य प्राप्त होते हैं निरूपण करने के बाद उसका सामान्यीकरण यानी सब पे लागू समग्र रूप से उसे बांट दिया जाता है। उसके पश्चात जो रिजल्ट निकलते हैं उससे भविष्यवाणी की जाती है कि बेसिकली जो घटना घटित हो रही वो आमुख किन कारणों से हो रही ये अनुमान लगाया जाता है। यदि वैज्ञानिक प्रवृत्ति की बात करें तो जो भी अध्ययन करता या फिर अनुसंधान करता किसी भी समस्या के समाधान के लिए वर्क कर रहा है उसकी प्रवृत्ति वैज्ञानिक होना अनिवार्य है। तो जब हम एक ओर समाजशास्त्रीय अध्ययन और दूसरी ओर विज्ञान के आवश्यक तत्वों की ओर ध्यान देते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में इन तत्वों का समावेश है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि सभी तत्वों का समावेश समान अंशों में नहीं है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इन सभी व्याख्या से ये स्पष्ट हो रहा है कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिकता है। यह सही है कि समाजशास्त्री अन्वेषणों में या फिर अनुसंधानों में सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण अब संभव नहीं है, परंतु ये एक कठिन कार्य भी है। तो इस सीमा के बावजूद भी समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी से नहीं हटाया जा सकता। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिकता है, अतः ये एक विज्ञान भी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है, समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, या समाजशास्त्र को वैज्ञानिक रूप में मानने में क्या क्या आपत्तियाँ जताई गई हैं।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, खुश रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी बराबर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।